आप तो अपनी अपनी बात सुनाओ। ठीक है, हम अपनी बात ही सुना रहे हैं, लेकिन थोड़ी बात आपके लिए तो करें। आप तैयार हुए हैं तो अपने हिसाब से तैयार हुए हैं या सबके हिसाब से तैयार हुए हैं? आपने इतना पहनाव किया है, अपने लिए किया है या सबके लिए किया है? बहुतायत जिंदगी हम अपनी जीते हुए भी बहुतायत लोगों के हिसाब से जीते हैं। और गृहस्थ के लिए ये थोड़ा क्षम्य भी माना गया है। गृहस्थ गृहस्थ ही है, कोई गृह त्यागी थोड़ी है, कोई बैरागी थोड़ी है। तो इसमें क्षम्य है, उसकी भावनाओं के अनुसार उसे ये कोई बंधन नहीं है। लेकिन फिर भी जब तक उसका आंतरिक भाव आप नहीं पकड़ोगे, उसमें लगाम लगने वाली नहीं है। हम अपना जीवन अपने लिए जी रहे हैं या दूसरे के लिए जी रहे हैं? हम अपना भोजन अपने लिए कर रहे हैं या दूसरे के लिए कर रहे हैं? हम जो भी सुविधाएं या जो भी सामग्रियां, साधन जुटा रहे हैं, वो अपने लिए या दूसरे के लिए? आज की गृहस्थी की जिंदगी में बहुत सारे साधन सामग्रियां ऐसे हो गए हैं जो भले ही तुरंत में उस परिवार को समय आवश्यक भले ही ना हो, लेकिन फिर भी सबके साथ हैं तो सब जैसा रहने के लिए ला करके उसको रखना जरूरी जैसा लगने लगा है। और उसे मान लो जरूरी जैसा ना भी लगे तो उसे जरूरी जैसा लगाने वाले लोग भी उसके साथ कहे भैया इतना भी नहीं कर रहे क्या, रख तो लो, क्या फर्क पड़ता है, थोड़े से खर्चे कम कर लेना, ये कर लेना, नहीं नहीं जरूरत तो नहीं है, अरे जरूरत तो नहीं है, लेकिन अब सबके बीच रहना पड़ता है तो सबके साथ सबके जैसा करना पड़ता है। आदि आदि उसके मन में विचार डाल करके उसकी भावना ना भी हो तो भी उसे तैयार कर देते। और आजकल कंपनियां भी ऐसी ऐसी नीति स्कीमें निकालती हैं, आपको पूरा एक साथ थोड़ी देना है, अब तो ले जाओ ले जाओ ले जाओ, और फिर किस्तों में देते रहना, किस्तों में देते रहना। ये भी सोचता है तुरंत में तो थोड़ा ही देना है, अब देते रहेंगे, चुक जाएगा तो चुक जाएगा, नहीं चुकेगा तो कहेंगे ले जाओ, अपना उठा के ले जाओ, तब तक तो उपयोग। एक युवा बता रहा था, महाराज जी आजकल तो 20,000 रुपया भी यदि हैं अपने पास तो जाकर के 5,000, 10,000, 20,000 भी है तो जमा करो और मोटरसाइकिल बाइक वगैरह ले आओ। आती तो वो 70-80 हजार की है, लेकिन 20,000 में बाद में धीरे धीरे जमा करते रहो, जमा करते रहो। और ऐसी स्कीमों में लोग 10-20 हजार रुपये इकट्ठा करते हैं और उठा लेते हैं, और उसके बाद में किस्तें भरते 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 और नहीं भी भरते, और जब किस्तें नहीं भरते हैं तो बार बार कंपनी से तो ये भी टालता वालता रहता है। और जब ज्यादा हुआ और स्थिति बनी तो कह देता भैया ले जाओ, अब नहीं चुका पा रहे तो ले जाओ, साल 2 साल तो चला ली हमने साल 2 साल तो अब चाहिए तो ले जाओ, अब क्या करे वो। ये स्थितियां हैं, ऐसी नीतियां ऐसी स्कीमें बनाते हैं तो व्यक्ति को जरूरत नहीं भी है तो भी उसकी इच्छाएं जागृत हो जाती हैं और सोचता है कि ठीक है करेंगे तो करेंगे, नहीं तो बाद में हो तो अपना सामान उठा के ले जाएगा। नहीं, अनावश्यक साधनों का उपयोग नहीं करना चाहिए, अनावश्यक से बचना चाहिए, प्रदर्शन में दिखावे में नहीं जाना चाहिए। लोन ले ले करके यदि तुमने बड़े बड़े काम कर भी लिए तो क्या मतलब है? नहीं नहीं महाराज वो तो गवर्नमेंट की नीतियां ही हैं, अब नीतियां ही गवर्नमेंट ने बना दी और व्यक्ति उनका उपयोग कर रहा तो महाराज जी के प्रवचन का भी कोई असर पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो महाराज जी ऐसा ही चलता है। करो जो भी कर रहे, लेकिन समझ करके तो करो, आवश्यक अनावश्यक का विचार तो होना चाहिए। कल के दिन यदि नहीं चुका पाए, कर्ज की स्थिति बनी और मान लीजिए कोई मानापमान जैसी स्थिति बन गई तो ठीक नहीं रहता है। इन सब बातों का विचार करके उतना ही कार्य प्रारंभ करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है
कि प्रदर्शन और दिखावे के चक्कर में कितने बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं मालूम है। लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब परिणाम निकलते हैं तो मालूम चलता है। एक बार तो ऐसा पढ़ने में आ गया, यथार्थ है कि काल्पनिक है ये तो पता नहीं, लेकिन यथार्थ हो सकता है। यथार्थ कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है, स्वभाव में है। एक बार क्या हुआ, कोई एक महिला ने अपना पैसा इकट्ठा करके और मनोभावों से और हाथ के चूड़ियाँ की कंगन, अब कंगन चूड़ियाँ कुछ भी हो, चूड़ियाँ तो सामान्य होती हैं, कंगन जरा बड़े होते हैं, अच्छे होते हैं, मुश्किल से चूड़ियाँ तो कहीं भी बना लो। अच्छे उसने कंगन बनवा लिए, अच्छी डिजाइन वाले भी बनवाए, बहुत मन खुश हो गया। सोच करके इसमें और ज्यादा मन खुश हो गया कि ऐसी डिजाइन के कंगन तो पूरे गांव में नहीं है, हाँ किसी के पास भी नहीं है। यदि प्रतियोगिता करा दी जाए तो प्रथम पुरस्कार ही मिलेगा, क्योंकि किसी के पास नहीं। बहुत खुश हो गई, चर्चा भी फैला दी उसने, ऐसा वैसा ये हो गया वो हो गया, और अब तैयार होकर पहन करके अपने दरवाजे पर बैठ गई। आएंगे पूछेंगे कहाँ से बनवाए, कैसे बनवाए, कितने के पड़े, कौन बनाता है ऐसे। अब प्रतीक्षा करती रही, लोग अपने अपने कामों में लगे रहे, किसी ने ध्यान नहीं दिया। घर गृहस्थी तो सामान्य थी, लेकिन शौक उसके मन में आ गया। झोपड़िया छोटी सी कच्ची सी, लेकिन कंगन बनवा लिए। सभी के घर लोग जाते हैं, सभी से पूछते हैं, मैं ही सबके घर जा जा करके पूछती हूँ, अब हमारा समय आ गया है, हमने भी बनवा लिए, अब सब आएंगे हमारे यहाँ पूछेंगे। बैठ गई, ऐसे ऐसे करती रही, आने जाने वालों के सामने किसी का ध्यान ही नहीं गया, सब अपने काम में लगी रही। महिलाएं अपना काम आते जाते करती रहीं। अब उसे तो बहुत बुरा लगने लगा, आया ही नहीं कोई, पूछा ही नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये नहीं वो नहीं। और पता नहीं उसके दिमाग में क्या फितूरी आई, बैठे बैठे वो अंदर गई और झोपड़िया में आग लगा दी। झोपड़िया जल गई, हल्ला हो गया, बुझाने के लिए सब लोग आ गए, अड़ोस पड़ोस के दौड़ दौड़ करके आ गए, और कोई पानी डाल रहा, कोई ये कर रहा, कोई वो कर रहा, अरे कैसे आग लग गई, क्या हो गया, कैसे हो गया, क्या हो गया, कितना जल गया, पूछ रहे। उसी के बीच में किसी का ख्याल चला गया और कहना, अरे भाई तूने ये कब बनवाई, इतनी अच्छी है, कहां से बनवा ली, इतनी सुंदर, अरे ये तो बहुत अच्छे कंगन है। उसने अपना माथा ठोका और गुस्से में आकर के कहती है, अब आकर के पूछ रही है, पहले पूछ लेती तो झोपड़िया काहे को जलती, अब आकर के पूछ रही है। सुबह से शाम हो गई, एक भी पूछने को नहीं आई, अब पहले पूछ लेती तो झोपड़िया काहे को जलाना पड़ती। क्या करे, मन का विज्ञान है, और मन के विज्ञान में यदि कोई व्यक्ति इतना आगे बढ़ जाए, संभव है। ये घटना सत्य है कि नहीं मुझे तो पता नहीं, पता इसलिए भी नहीं कि अपने सामने थोड़ी घटी। अब कब घटी, किसके सामने घटी, सुनी हुई बात बता रहे, लेकिन मन का विज्ञान कहता है कि घटनाएं ऐसी संभव हैं। पुरुषों के द्वारा भी ऐसे ऐसे कार्य होते हैं कि यदि उनके किए गए कार्यों में कोई पूछताछ ना हो तो उनसे पूछो उनकी तकलीफ क्या होती है, खाट पर 10 दिन पड़े रहेंगे, बाद में उठने की स्थिति बनेगी। हमने अपने कार्यों में अंतर्मना दृष्टि रखी ही नहीं है, और व्यक्ति अपने कार्यों के यथार्थ उद्देश्य को नहीं समझे तो भटकाव संभव है। संसार इसी का नाम है, सुलझना जल्दी आसान नहीं होता, लेकिन कोई सुलझ भी नहीं सकता ऐसा भी नहीं है। इसी उलझे हुए संसार में सुलझे हुए लोग भी रहे हैं, उलझ उलझ करके सुलझने वाले भी रहे हैं, और उलझ उलझ करके सुलझने वाले जो रहे और पूर्ण रूप से सुलझ गए, उन्हीं को तो हमने भगवान माना। भगवान कोई अलग से थोड़ी आए,
इसी उलझे हुए संसार में से ही तो निकले हैं। और उलझनों को समझ समझ करके, सुलझा सुलझा करके जब पूर्ण रूप से सुलझ गए तो हमने उन्हें भगवान का नाम दे दिया। आज वो हमारे आदर्श हैं। अंतर्दर्शन की बात आत्म साधना में उतरने पर होती है। परख परीक्षा कहाँ तक करेंगे बाहर की? गुरुवर आचार्य श्री ने मूक माटी लिखी है। चौथा खंड स्वाध्याय में चल रहा है। चौथे खंड का नाम ही है अग्नि की परीक्षा चांदी सी राख। अग्नि की परीक्षा चांदी सी राख। अब अग्नि की परीक्षा का मतलब क्या है? देखो, जो अग्नि लकड़ी को जला जला करके राख कर दे और राख पूर्ण रूप से सफेद हो जाए तो समझना वो अग्नि सही अग्नि थी। मंद अग्नि ये काम नहीं कर सकती है। तीव्र अग्नि, परिपूर्ण अग्नि ही इस काम को कर सकती है। मतलब अग्नि की परीक्षा, अग्नि तभी परीक्षा में पास मानी जाएगी जब वह जला जला करके चांदी सी राख बना दे। और ऐसी अग्नि में कुंभकार ने कुंभ को पकाना शुरू किया। घड़े को पकाना है, धूप में तो सुखा दिया है, ठीक ठाक कर दिया है, लेकिन सूखने के बाद भी अभी मिट्टी में वो गुणधर्म नहीं आए। जरा सा पानी उस सूखे हुए घड़े को गला सकता है, पर जो पानी मिट्टी को गलाता है वही मिट्टी का घड़ा उस पानी को अपने अंदर रोक करके रख ले। ऐसी क्षमता घड़े में कब आएगी? जब घड़ा, मिट्टी का घड़ा अग्नि के आवे में पकेगा, तपेगा। और कुंभ को पकाया गया, बाजार में बिकने के लिए रखा गया। और जब खरीदार आया तो खरीदने के पहले उस घड़े को उठा करके ठोक ठोक करके बजाने लगा, कंकर उठा के लगाने लगा। आवाज कैसी आ रही है, बराबर पका है कि नहीं पका। और जब ऐसे तपे पके की परीक्षा खरीदार करता है तो कुंभ के अंदर से पंक्तियां निकलती हैं। क्या निकलती हैं पंक्तियां? अच्छा, तुम मुझे परख रहे हो, तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो। इतनी बड़ी अग्नि परीक्षा दे करके मैं आया हूं और तुम्हारी क्या औकात है, तुम मेरी परीक्षा लोगे? मैंने अग्नि परीक्षा दे दी है और तू साधारण सा व्यक्ति मेरी परीक्षा लेने को आया है। कुंभ ठीक है कि नहीं? कुंभ ठीक? अरे मैं तपा हुआ पका हुआ हूं, यही बहुत बड़ी परीक्षा है मेरी। परीक्षा देने के बाद और परीक्षा करने को आए हो? चलो ठीक है, परीक्षा करो। क्या कहता है कुंभ? क्या अग्नि परीक्षा के बाद भी कोई परीक्षा परख शेष है अभी? क्या अग्नि परीक्षा के बाद भी कोई परीक्षा परख शेष है अभी? करो करो परीक्षा करो, करो करो परीक्षा करो। पर को परख रहे हो, करो करो परीक्षा। पर को परख रहे हो, अपने को तो परखो जरा। पर को परख रहे हो, अपने को तो परखो जरा। परीक्षा लो अपनी अब, परीक्षा लो अपनी अब। बजा बजा कर देख लो स्वयं को, बजा बजा कर देख लो स्वयं को। कौन सा स्वर उभरता है वहां, कौन सा स्वर उभरता है वहां? सुनो सुनो, अपने कानों से सुनो। कौन सा स्वर उभरता है, कौन सा स्वर निकलता है? सुनो सुनो, अपने कानों से सुनो। सो काक का प्रलाप है, कौआ यानी काक, काक यानी कौआ, काक का प्रलाप है या गधे का पंचम आलाप? काक का प्रलाप है या गधे का पंचम आलाप? लो लो स्वयं की परीक्षा लो। पर को परख रहे हो, अरे परखो
पर को परखो मत, पर को परखो मत, अपने को परखो, अपने को परखो। लो अपनी परीक्षा लो, अपने को परखो और जो पर है उसे खो। अपने को परखो, अपने को देखो और जो पर है उसे खो। यही परखो, पर को परख रहे हो, अपने को तो परखो जरा। बजा बजा कर देखो अपने को, कौन सा स्वर निकलता है, अपने कानों से सुनो। काक का प्रलाप है या गधे का पंचम आलाप है। अग्नि की परीक्षा के बाद भी कोई परीक्षा परख शेष है क्या अभी? कुंभ कह रहा है, अरे भाई मैं इतनी बड़ी परीक्षा देकर के आ गया, फिर भी तुम परीक्षा लेने को आ गए। वाह, दूसरे की परीक्षा तो कर रहे हो, जरा अपनी भी तो परीक्षा लो, अपने को भी तो परखो, फिर देखो कौन सी आवाज निकलती है। और पर को परखो और पर को परखो, अपने को परखो और जो पर है उसको खो। यही परीक्षा, अग्नि की परीक्षा। चांदी सी राख चौथे खंड में बहुत अच्छा विश्लेषण है। और कुंभ जब बन कर के पक कर के तैयार होता है और खरीद लिया जाता है, तो फिर दाता रूप में सेठ उसका अतिथि पात्र के पड़गाहन में करता है। बड़ा रोचक, प्रेरक, मार्मिक विश्लेषण मुकमाटी के चौथे खंड में है। ऐसे गुरुवर आचार्य श्री, जिन्होंने अध्यात्म और दार्शनिक व्याख्याएं करते हुए सिद्धांत को प्रस्तुत किया है, पद दलित अकिंचन सी मुकमाटी को महाकाव्य का रूप देकर के आज साहित्य जगत को बहुत बड़ी श्रेष्ठता प्रदान की है। ऐसे आज के बिंदुओं में 3 बिंदु, दर्शन, प्रदर्शन और दिग्दर्शन। दर्शन, प्रदर्शन और दिग्दर्शन। एक बहुत प्रेरक प्रसंग याद आ गया। हरिद्वार की गंगा में स्नान करने के लिए लोग जाते हैं। एक ब्राह्मण पंडित, तिलकधारी, अच्छी चोटी रखने वाला, सुबह सुबह स्नान करता था। चेहरा साफ एकदम, बिल्कुल, बाल ज़्यादा नहीं लेकिन चोटी एकदम लंबी बड़ी, और डेली उसका काम सुबह सुबह गंगा में स्नान करना।